नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने जीवन में किसी पे भरोसा ना किया हो और भरोसा करने के बाद उसने कहीं धोखा ना खाया हो या उसको कहीं से धोखा मिल ना गया हो। ऐसा अक्सर होता आया है, होता रहेगा। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि गत वर्ष मैंने अपना एक YouTube चैनल युद्ध इतिहास के नाम पर शुरू किया था और उसको हैक करवा लिया गया या कर दिया गया, मैं नहीं जानता। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो मेरे साथ बहुत दुखद हुआ है और मैं उसके लिए वो खेद रहेगा मुझे। बाकी जो कुछ हुआ वो समय की एक प्रबलता कह सकते हैं। अब मैं एक आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के जिसे कहें शुभकामनाओं से कहूँ और आप लोगों की विशेष से मैं नया चैनल अपना शुरू करने जा रहा हूं। और इसके अंदर मैं राजनीति भी लूँगा, युद्ध इतिहास को भी लूँगा, अध्यात्म भी लूँगा और धर्म भी लूँगा, मनोरंजन और खेल आदि जो कुछ भी मैक्सिमम हो सका मैं वो जो पुख्ता जानकारी है वो आपसे साझा करूँगा। और आज के इस एपिसोड में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये मेरा पहला ही एपिसोड है, पहला ही आप मान सकते हैं प्रोग्राम है। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे कि जो अर्थनीति है उसके बगैर राजनीति नहीं है। और अर्थनीति का आधार जो है वो जिसे कहते हैं सोशल साइंस है और राजनीति का आधार जो है वो अर्थशास्त्र है, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इन सब का आपस में ताल्लुक है। कुल मिला के जो समाज से संबंधित व्यवस्था है उसको हमने किस तरह से समझना है, कैसे ये व्यवस्थित होती है, इसकी पूरी जो एक साइंस है, जो पूरा विज्ञान है वो अर्थशास्त्र से शुरू होता है, सामाजिक विज्ञान से शुरू होता है, फिर अर्थशास्त्र के रास्ते ये राजनीति में आता है। तो राजनीति आज वर्तमान में कैसी हो रही है, क्योंकि हर चीज़ का एक सिद्धांत है। राजनीति का सिद्धांत मरे नहीं है लेकिन इनको इग्नोर किया जा रहा है। और बिना राजनीतिक सिद्धांत के जो है ये ना तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो सकती है और ना जीवन चल सकता है। और इस करके आप देखते होंगे कि हमारे सामने संविधान भी बना और अन्य जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पूरी व्यवस्था है। आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस विभाग है, दूसरी एजेंसीज बहुत हैं। और इस तरह से जब तक हम एक व्यवस्थित समाज में नहीं रहते तो ये जो जीवन है वो सार्थक नहीं होता और चलता भी नहीं ढंग से। तो आज हम इसी विषय पर हम बात करेंगे कि जो अर्थनीति जो है वो किस तरह से राजनीति का आधार है और हम अर्थनीति को किस तरह से समझे। इतना आसान नहीं है अर्थनीति को समझना, लेकिन इसके जो दूरगामी और गंभीर प्रभाव पड़ते हैं और हमारे भविष्य की ओर इशारा करते हैं। और ये भी मान लें, हम आपको बता दें कि कहा जाता है कि जो अर्थशास्त्री हैं वो भविष्यवक्ता होते हैं। ऐसा नहीं है, ये अतिशयोक्ति है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन लोगों को इस बात का ज्ञान होता है कि जिस तरह की कोई अर्थव्यवस्था या उसकी नीतियाँ जो तैयार की गई हैं उनके अंदर जो खामियाँ होंगी उनका आकलन करके वो ये तो इशारा कर सकते हैं कि भविष्य के इसके जो दूरगामी प्रभाव हैं वो क्या पड़ने वाले हैं, ये तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये कह दें कि वो भविष्यवक्ता होते हैं, ये थोड़ी अतिशयोक्ति है। मैं क्या, कोई भी शायद इससे सहमत होगा या नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता। मैं कम से कम नहीं हूँ इस बात पे। वो हमारे उसका आकलन तो कर सकते हैं और ये भी एक दिशा भी बता सकते हैं कि ये नहीं, ये हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। खैर, हम आज की शुरुआत करने जा रहे हैं वो इसी बात से कर रहे हैं कि राजनीति का जो आधार है, अर्थशास्त्र जो है वो किस तरह से है और सोशल साइंस अर्थशास्त्र का आधार कैसे है, हम इस पे बात करेंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में जो कुछ हुआ, कि कार्ल मार्क्स को देखो, कार्ल मार्क्स को लोग बहुत, मैं कह रहा हूँ कि जो दक्षिणपंथी विशेषकर हैं वो इग्नोर करते हैं, कुछ भी नहीं है, क्या था वो। लेकिन एक और बात बता दूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से हमें मिलती है कि उन्होंने कहा था कि जो भौतिकवादिता है, जो मटेरियलिज्म है, ये जो है ये मौलिक है, ये प्रकृति में निहित है, ये पहले है और अध्यात्मवाद सेकेंडरी है। उसका मैं आपको उदाहरण देके आगे बताऊँगा। तो दर्शकों, इससे पहले कि मैं अर्थशास्त्र के ऊपर बात करूँ कि किस तरह से जो आधार है राजनीति का वो अर्थशास्त्र है, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि हरियाणा में किस तरह से राजनीतिक बिसात बीत चुकी है 15वीं विधानसभा के लिए। और हमारे जो 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 90 विधानसभा जो है वो निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसे हम कहते हैं, और 22 ज़िले हैं। और इन सब में राजनीतिक बिसात अपना ठीक ठाक अब बिछ गई है। बाकी जो कहीं पे गिला शिकवा है वो एक अलग बात है, वो चलता रहेगा, राजनीतिक हिस्सा है। अब सवाल ये है कि जो प्रचार है वो ज़ोरों पर है, लोगों से
वादा भी खूब किए जा रहे हैं, हर एक कोई अपने अपने जो है दावेदारी भी जता रहा है और वादे भी कर रहा है। समझना लोगों को है, क्योंकि ये वादे, ये नारे, ये बहुत पहले से होते हैं। 79 से अगर आप ले लो राजनीतिक नारों की बात, तो वो लगभग लगभग एक से मिलेंगे, ठीक है जी। और उससे पीछे भी अगर हम जाते हैं तो आपको नारे जो हैं वो नारे तो एक से मिलेंगे। गरीबी हटाओ, ठीक है जी, देश बचाओ, संविधान की रक्षा करो, ये वगैरह, ये सारे नारे मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में किस तरह से ये नारे दिए गए। और तब से यथावत 50-55 साल पुराने नारे आज भी जिंदा हैं। भ्रष्टाचार मिटाओ, 2011 में भ्रष्टाचार मिटाने के ऊपर सरकार बनी, एक पार्टी नहीं पैदा होगी जिसे आम आदमी पार्टी कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बात ठीक है, लेकिन जो नारों का आधार है वो बदस्तूर जारी है। कहने का मतलब ये है। अब हम बात करते हैं अगर जो हमारे हरियाणा के 15वीं विधानसभा चुनावों की, तो हर नेता, हर पार्टी का नेता अपने पूरे जिसे कहते हैं कि जोशो खरोश के साथ ये दम भरने को तैयार है कि मैं अब लोगों की सेवा करूंगा और उनकी जो समस्याएं हैं वो अब दूर होंगी। भाई सवाल जस का तस ही है कि लोगों की उम्मीदें आप पर वैसे ही की वैसी बनी रहती हैं, आपके वादे हैं वो बदस्तूर वैसे ही हर चुनाव में आप करते हो, अब की बार मुझे जिताओ और मैं ये कर दूंगा। अब समझना लोगों का, मैं अब नेताओं से हटकर लोगों की बात करता हूँ कि उन्हें समझना है कि किस तरह से उनकी उम्मीद है। अगर फरीदाबाद की बात करते हैं हम, क्योंकि फरीदाबाद में रह रहे हैं, तो फरीदाबाद की बात करें तो प्रत्येक कॉलोनी की, प्रत्येक उसकी समस्या वही पुरानी समस्याएं जो आज 30 साल, 35 साल, 40 साल पुरानी थी, वो आज भी हैं, ठीक है जी। और नेता लोग बदलते गए, सब कुछ होता गया। लेकिन एक बात याद रख लेना, मैं अपनी उस बात पे आ रहा हूँ कि अर्थशास्त्र जो है वो आधार है राजनीति का, और अर्थ जो है वो आज आधार हो गया है पूरी एक चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का, या नेता बनने का, या राजनीतिक पार्टी में आने का, जाने का, जो कुछ भी है वो किस तरह से, क्योंकि आज एक प्रत्याशी को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है ये आप अंदाज़ा लगाते हैं। और हम जो आम जनता, हम का मतलब आम जनता है, वो उनके छोटे छोटे लालचों में आकर एक अपने पूरे देश का जो एक भविष्य है उसको दांव पे लगा देते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, इनके एक दूसरे को झूठ सच कहना, ये तो एक राजनीतिक जो स्टेटमेंट्स हैं या भाषण है उसका एक हिस्सा है। अमित शाह साहब फरीदाबाद में आए और उन्होंने कहा कि विपुल साहब आप देखिए, बुलाओ उनको चौक पर और दो हाथ हो जाए, देखो कि किसने कितना विकास किया है। अरे भाई साहब, आप 2014 में आपकी सरकार आई बीजेपी, 2010-11 में पूरे जो जितने भी यहाँ पर फ्लाईओवर्स बने हैं, उसके बाद मेट्रो का आना हो, ये सब उसी कांग्रेस के टाइम हो गया था। यहाँ सवाल फेवर का नहीं हो रहा, सवाल जो कुछ घटित हुआ है हमारे सामने, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अभी आपने बादशाहपुर में कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन है, ओके, ठीक है, मान गए। लेकिन एक बात हम आप पूछना चाहेंगे, सभी कहेंगे कि जब 15 लाख की बात आती है तो अमित शाह साहब, आप ही का बयान था कि ये तो एक राजनीतिक जुमला है। अब किसको सच कौन माने, किस तरह से माने, ये सब निर्भर लोगों पे करता है। मैं फिर आपको कहूँगा कि लोगों ने समझना है कि कौन किस तरह से बहका रहा है, कौन किस तरह से किसको फुसला रहा है, ये आपने समझना है। कितनी 2 लाख नौकरियों को पहला भी वादा किया, 2 करोड़ नौकरियों का भी वादा हुआ, ठीक है जी। और ये सब बातें होती रहती हैं। सवाल ये है कि आप राजनीति के मूल को समझो। आज जो चुनाव है प्रत्येक पार्टी के लिए, प्रत्येक नेता के लिए, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए बहुत महंगा हो गया है, और इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह से ये जो है जनता को, प्रधानमंत्री से लेकर कोई सा भी है, वो वादा कर देता है कि हम आपको ये मुफ्त दे देंगे, ये मुफ्त दे देंगे। कहाँ से लाओगे भाई साहब, ये आएगा कहाँ से? ये जनता के लिए सवाल है। मैं यहाँ पे नेताओं की बात नहीं कर रहा, यहाँ जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये आपसे वादा करते हैं कि भाई आपको ये इतना मुफ्त दे दिया जाएगा, ये मुफ्त दे दिया जाएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, ये सवाल आप पर है। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि राजनीति का आधार अर्थशास्त्र, ठीक है जी, और अर्थशास्त्र का आधार सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। और हाँ, ये ठीक है कि अर्थशास्त्र के जो प्रभाव हैं समाज पर, राष्ट्र पर, ये दूरगामी होते हैं, गंभीर भी होते हैं। और इन्हीं को समझने के लिए जो अर्थशास्त्री हैं, इनका योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका जो ज्ञान है, इनका अध्ययन जो है, वो देशवासियों के लिए, आम समाज के लिए, सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जिस तरह की अर्थनीतियाँ तैयार की जाती हैं, जो बनती हैं, जो समाज के हित में होती हैं या नहीं होती, ये आकलन अर्थशास्त्री बेहतर कर लेते हैं, हमें नहीं समझ में आती इतनी, ठीक है जी।
लेकिन जितना भी समझ में आता है कम से कम हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अर्थ जो शास्त्री हैं ये हमारी मदद करते हैं, भविष्य की ओर इशारा करते हैं कि भाई ये जो नीतियाँ हैं ये इसके दूरगामी प्रभाव समाज या राष्ट्र के हित में हैं या नहीं है। अगर हैं तो भी वो कह देते हैं। तो ऐसे में ये कह देना कि ये भविष्यवक्ता है, ये अतिशयोक्ति है, इस बात को मैं नहीं मानता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है, तो उसको कहते हैं कि दैट इज़ टू से इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ ए सोशल साइंस। तो ये उसकी एक शाखा है सामाजिक विज्ञान की, अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र पर भी हमारी जो है जो नीतियाँ बनती हैं जो हमें इसको समझना चाहिए। अब इसका दूसरा महत्व भी हम समझते हैं। अब देखिए कि कार्ल मार्क्स की मैं बात करना चाहूँगा। कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि जो भौतिकता है, मटेरियलिज्म है, ये बेसिक है, ये मौलिक है, और अध्यात्मवाद जो है वो सेकेंडरी है, वो सेकेंड है। इसके ऊपर मैं पूरा एक एपिसोड बनाऊंगा। अब सवाल ये है कि जो हमारे दक्षिणपंथी कह लें या बहुत सारे लोग अन्य था, क्या कार्ल मार्क्स क्या है जी, वो तो पापड़ था जी, फुकरा था ये। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। वो कानूनविद भी था, उन्होंने दर्शन शास्त्र भी पढ़ा है, उन्होंने राजनीति भी पढ़ी अपने टाइम में। तो ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत की बात बता रहा हूँ। तो अब सवाल ये है कि ऐसे जो विद्वान हुए हैं देश में, उनके लिए आंखें मूंद लेना या उनको इग्नोर कर देना, ये किसी के लिए नुकसान नहीं, ये खुद के लिए, समाज के लिए ही हो जाता है। अब ये देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि जो है भौतिकता जो है, मटेरियलिज्म जो है, वो उसको प्राथमिकता कार्ल मार्क्स कहता है। तो आइए हम आपको बता देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरे 5-7 साल के अंदर लगभग जो यहाँ से जो डिफ़ॉल्टर हैं, 38 डिफ़ॉल्टर जो हैं, चाहे उसमें नीरव मोदी हों, चौकसी हों या विजय माल्या हों, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। 38 लोग हैं, 16,000 से कुछ ज़्यादा के अकाउंट हैं, जो 3-3.5 लाख करोड़ रुपए जो देश का वो लेके चंपत है। ठीक है जनाब, आइए अगर हम ये कहते हैं कि हमारा देश अध्यात्मवादी है, इतना ही ईश्वर का जो है वो, मैं तो कहूँगा गॉड लविंग है, तो भाई साहब ये क्या हुआ? ये कौन लोग थे जो चंपत हो गए यहाँ से? और किसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये पैसा जो है 3-3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो पैसा ये लोग लेके चले गए, किसका था? बैंकों में पैसा किसका होता है? आम जन का, हमारे और आपका। और अगर हम कार्ल मार्क्स को इग्नोर कर देते हैं कि भौतिकवादिता जो सेकेंडरी नहीं है, ये प्राथमिक नहीं है, या ये बेसिक नहीं है, तो फिर ये लोग कैसे भागे? इनका झुकाव किधर था? मटेरियलिज्म किसे कहते हैं? मटेरियलिस्टिक क्या चीज़? भौतिक एक जो सोच होती है, भौतिकवादी सोच होती है, वो क्या होती है? वो यही होती है, पैसे के प्रति, संपदा के प्रति, मेरे पास, मैं संचय कर लूँ, सबका हक मैं मार लूँ, मेरे पास आ जाए, यही भौतिकवादिता है। और आज जो हम देख रहे हैं, आज भी पैसे की प्रधानता है, और पैसे की प्रधानता की वजह से ही जो कुछ हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये सब पैसे की प्रधानता है। और यहाँ पर मानो या ना मानो, कार्ल मार्क्स जिंदा है। मानो या ना मानो, मैं ये नहीं कह रहा मानो, लेकिन एक सिद्धांत है जो बन चुका है। मिसाल के तौर पे आप टेक्निकल समझ लीजिए, गाड़ी का सिद्धांत है, 4 व्हील आप और हम चलाते हैं, उसके 4 गियर फॉरवर्ड है, एक रिवर्स है, ठीक है, ये सिद्धांत है। और इसके ऊपर किसी के 5 हो जाएंगे, किसी के 6 गियर हो जाते हैं, वो एक अलग पहलू है। लेकिन मूलतः 4 या 5 जो गियर वो फॉरवर्ड होते हैं, एक रिवर्स होता है। क्या इसको बदलोगे? क्या 5 रिवर्स करके एक फॉरवर्ड कर लोगे? नहीं होता। तो जो योग्य व्यक्ति, जो गुणवान व्यक्ति, जो कुछ मानो या ना मानो, मैं फिर कह रहा हूं कि हम जरूरी नहीं है कि उनके सिद्धांत को माने, लेकिन जो सिद्धांत है उस पर गौर करना हमारा फर्ज है, हमें सोचना चाहिए। एक जिसे मेरा इशारा उसके लिए कि आप जो है एक कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं, मानो किसी भी इज़्म को, किसी भी चीज़ को मानो, लेकिन एक सच्चाई को अगर नज़रअंदाज करोगे तो कहीं ना कहीं धोखा आप और हम नहीं खाएंगे, कुल राष्ट्र, कुल समाज खाएगा। खैर, आज का ये मेरा पहला एपिसोड था, मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ और आपका मुझे सहयोग चाहिए। और बहुत विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि आप किसी तरह हम इस जो मेरे साथ जो कुछ भी धोखा हुआ है, आप मदद करें कि मैं दोबारा स्टैंड करूं, और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा। इसके साथ मैं आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।